हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इस वाले में क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसी का एप्लीकेशन। तो उस एप्लीकेशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, या दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, पोटेंशियल वेल। तो हमारा आज का जो टारगेट है, वी हैव टू फाइंड आउट द आइगन एनर्जी एंड आइगन फंक्शन। ठीक है, तो समझते हैं बेटा, जो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। देखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दो तरीके की होती है, एक होता है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और एक क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हमें जो एप्लीकेशन निकालना है वो फ्रॉम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकालना है। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, या दूसरे वर्ड में क्या कहा गया है, पोटेंशियल वेल। यानी कि हमने कंसीडर कर लिया है कि कोई एक पार्टिकल है या एक कोई इलेक्ट्रॉन है जो कहां पर रखा गया, वन डायमेंशनल बॉक्स। तो वन डायमेंशनल बॉक्स का मतलब क्या हो गया, किसी एक एक्सिस के अलोंग वो मूव कर सकता है, सिर्फ उधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तो तीनों डायमेंशन में से सिर्फ किसी एक डायमेंशन के अलोंग वो मूव कर सकता है, बाकी किसी और डायमेंशन के अलोंग मूव नहीं कर सकता है। तो उसी चीज को हमने क्या कंसीडर कर लिया, कंसीडर करा बेटा कि कोई एक एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, जिसकी विड्थ हमने क्या मान ली है, 0 से L। हमने क्या माना, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक बॉक्स है जिसकी विड्थ कितनी है, 0 से L। अब इसी चीज को हमने वाई एक्सिस के अलोंग क्या माना है कि भाई ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, इनफाइनाइट। तो अब ये जब इनफाइनाइट हो गया, यानी इसके अलोंग वो मूव नहीं कर सकता है, सिर्फ किसके अलोंग मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। तो ये इसी को हमने क्या काम किया, देखो, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का मतलब ये हो गया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किसी कन्फाइंड पोजीशन में रख दिया गया, मतलब इसी के अंदर पैक कर दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन अब इसके बाहर नहीं जा सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके बाहर नहीं जा सकता है बेटा, तो इसके बाहर की पूरी दुनिया ये हो गई, यानी कि हमारा यूनिवर्स ये हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड वी कैन से, ये वाला जो रेंज है ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया यहां से देखा जाए तो, और यहां से अगर देखा जाए तो x इज लेस देन और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो इसके अंदर ये जो हमारा पार्टिकल है वो क्या है, फ्री है। इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल क्या हो गया बेटा, फ्री हो गया। तो जब पार्टिकल फ्री हो गया, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो हमेशा इसके अंदर क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। ड्यू टू दैट पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स और इनसाइड द पोटेंशियल वेल विल बी 0। लेकिन अगर यहां पर देखें आप बेटा, तो यहां पर हमारे लिए पोजीशन अनडिफाइन है। क्या है, अनडिफाइन है। तो जब पोजीशन अनडिफाइन हो गया, यानी x की वैल्यू कहां तक गई है हमें नहीं पता है, ड्यू टू दैट इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी इस लेंथ के बाद पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगी। इन द सेम वे, इस 0 से पहले हमारा बहुत बड़ा यूनिवर्स होगा, तो हमारे लिए फिर से इससे पहले बेटा कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू अगेन इनफाइनाइट, ड्यू टू दैट पोटेंशियल एनर्जी अगेन कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो देखो, जो हमारा वेव फंक्शन होता है, ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन में वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था बेटा, कि जो वेव फंक्शन होता है उसकी डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए, और अगर डेफिनेट वैल्यू हुआ तो डेफिनेट सोल्यूशन होगा। अब यहां पर वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, या पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट। यहां पर भी क्या है, इनफाइनाइट है, और यहां पर भी इनफाइनाइट है। तो जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो गई, तो हमारे लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है, अनडिफाइन हो गया। यानी कि व्हेन, देखो, व्हेन x इज ग्रेटर देन क्या है बच्चा, L है, और जब x क्या है, लेस देन 0 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन 0 और क्या हो सकता है, ग्रेटर देन L। दोनों ही कंडीशन में अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। तो जब हमारा x जो है 0 से कम या L से ज्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, डू नॉट हैव एनी डेफिनेट सॉल्यूशन, डू नॉट हैव एनी डेफिनेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए होंगे, यानी कि इस केस में हमारे लिए कोई डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन किसका निकालना है बेटा, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी हम कहां से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा फ्रॉम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है उसकी वैल्यू कितनी है, डेल स्क्वायर साई
अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दो कंडीशन मिली है बेटा, क्या मिला है, x इज ग्रेटर देन l, x इज लेस देन 0, v क्या है, इनफाइनाइट है। तो इस केस में तो हमारे पास सोल्यूशन होगा ही नहीं, यानी केस 1 हो गया ये। अब केस 2 क्या लेंगे बेटा, यहां पर देखते हैं। मैंने क्या कहा, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज लेस देन और इज इक्वल टू l, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी है, 0 है। तो v बराबर कितना हो गया, 0। यानी जब हम v की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास डेफिनेट वैल्यूज हैं, ड्यू टू दैट डेफिनेट सोल्यूशन मिलेंगे। तो हमको सोल्यूशन किस वाले केस में निकालना होगा बच्चा, केस 2 के केस में हमको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, पहली चीज। अब सोल्यूशन निकालेंगे कैसे, क्या कंडीशंस रखनी पड़ेंगी, ये देखना है। तो एग्जांपल के तौर पर हमने क्या काम किया, मान लेते हैं कि ये जैसे हमारे पास परफ्यूम मेरे पास रखा हुआ है, तो देखो एक वॉल ये है बेटा, एक वॉल ये वाली वॉल हो जाएगी। अब इसको मैं कितना भी कुछ भी करूं, ये जो परफ्यूम है इस वॉल के बियॉन्ड यानी ऊपर नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी इनफाइनाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है, इनफाइनाइट है। तो जब हाइट इनफाइनाइट हो गई बेटा, तो जाहिर सी बात है इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, सिर्फ मूव कैसे करेगा, इधर और इधर। तो अब एग्जांपल के तौर पर इस चीज को समझिए, एक वॉल ही हो गई, एक वॉल ही हो गई, और ये हमारे हाथ में पेन है। मैं हाथ में पेन ऐसे फेंक सकता हूं, ऐसे फेंक सकता हूं। तो ये यहां से यहां, यानी जब बीच में हवा में होगा बेटा, तो ये किसको शो करेगा, वेव प्रॉपर्टी को शो करेगा। और जब इसके हाथ में यानी इस हाथ में आ गया, तो अभी ये क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में है, यानी कि ये पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। तो जब पार्टिकल नेचर को शो करेगा, तो मैंने क्या कहा बेटा कि एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 यानी इस वाली कंडीशन पर मेरा वो प्रॉपर्टी जो है पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, यानी कि वेव प्रॉपर्टी तो होगा नहीं। तो जब वेव प्रॉपर्टी नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साई x इज इक्वल टू 0। कहां पर 0 हो गया बेटा, इस वॉल पर। इन द सेम वे इस वॉल पर भी क्या हो जाएगा हमारा, एट x इज इक्वल टू l, यानी ये पहले था अब इधर आ गया, तो बीच में तो वो वेव प्रॉपर्टी को शो करेगा, बट इस वॉल और इस वॉल पर वेव प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। तो अगेन हम लोग आ गए बेटा, एट x इज इक्वल टू l, साई x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास दो कंडीशन मिल गई, एक ये और एक ये। इन दोनों कंडीशन से क्या निकाल लेंगे बेटा, सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो हमने कहा फॉर फ्री पार्टिकल, फॉर फ्री पार्टिकल, और पार्टिकल फ्री बेटा कहां पर है, बॉक्स के अंदर है। तो इस बॉक्स के अंदर v बराबर हमारे लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हेंस ये कितना मिल जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई, और v क्या हो गया बेटा, 0, साई बराबर 0। अब देखो इस वाली इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है CF प्लस PI के फॉर्म में बेटा। तो आपने क्या पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई बराबर 0। इसका सोल्यूशन क्या पढ़ा था आपने बेटा, y इज इक्वल टू C1 साइन kx प्लस C2 कॉस kx। ओके, सॉल्व करना होगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। PI की वैल्यू बेटा कितनी है, 0 है, और CF की वैल्यू ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो ये अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, साई की जगह यहां क्या है, y। अब ये वाली वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी बेटा, के स्क्वायर, साई की जगह क्या हो जाएगा y, यानी के स्क्वायर की जगह पर यहां कितना है, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर है, 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इस फॉर्म में बनाने के लिए 2me अपॉन एच कट स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, के स्क्वायर मान लेते हैं। तो हमने कहा कि लेट 2me अपॉन में एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए ये वैल्यू क्या होगी, के स्क्वायर। अब देखो ये जो सोल्यूशन मिलेगा, क्या सिर्फ एक डेफिनेट सोल्यूशन देगा, नहीं, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे बेटा। बहुत सारे सोल्यूशन का मतलब ये जो पार्टिकल है ग्राउंड स्टेट में होगा, पहले एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और बहुत सारे इनफाइनाइट स्टेट्स तक ये पहुंच सकता है, क्योंकि ये हाइट क्या है, इनफाइनाइट है। तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स तक पहुंच सकता है, तो हमने कहा बेटा देयर आर n नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट। तो E के बजाय हमने क्या लिख दिया, En लिख दिया। दैट En इज नोन एज आइगन एनर्जी। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन
1। अब देखो 2me अपॉन एच कट स्क्वायर की जगह मैं कितना लिख सकता हूं बेटा, के स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मान लो अगर ये वाली वैल्यू इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, Therefore इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 बेटा क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देखो यहां पर जो हम फिजिक्स में सोल्यूशन लेते हैं मैथमेटिक्स की तरह C1 और C2 नहीं लेते हैं, बल्कि नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो A और B के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने कहा बेटा सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन कितना हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। तो देखो ये साई एक्स यानी कि वहां पर y लिखते थे, यहां क्या लिख दिया बेटा, साई एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या थी, बाउंड्री कंडीशंस तो दो थी बेटा। एक बाउंड्री कंडीशन थी ये वाली, यानी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। दूसरी बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इज इक्वल टू एल पर साई एक्स बराबर यानी वेव फंक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों बाउंड्री कंडीशंस को क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने क्या कहा, पहली बाउंड्री कंडीशन बेटा एट एक्स इज इक्वल टू 0 साई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, साई एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो मैंने यहां पर लिखा 0 इज इक्वल टू ए साइन के इंटू एक्स की जगह बेटा कितना हो जाएगा, 0। तो के इंटू 0 इस तरह कुछ लिखना पड़ेगा, तो के इंटू 0 क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, ए साइन 0 प्लस बी कॉस के इंटू 0 बेटा अगेन क्या हो जाएगा, 0। तो बी कॉस के 0 हो जाएगा। अब देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो बेटा ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0 प्लस बी कॉस 0 की वैल्यू 1, हेंस बी बराबर कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो जब b की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई, तो अगेन देखो यहां पर क्या काम करेंगे, साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी बेटा, 0। तो 0 इंटू कॉस कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। देयरफॉर साई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर साई एक्स बराबर हो जाएगा ए साइन के एक्स हो जाएगा। इस इक्वेशन को हमने मान लिया इक्वेशन 3। ठीक है, अब इसके आगे मूव करते हैं, साई एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ए साइन के एक्स। अब नेक्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इज इक्वल टू कितना था, एट एक्स इज इक्वल टू एल, यहां पर साई एक्स भी कितना था, 0। तो अगेन बेटा साई एक्स की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, 0 इज इक्वल टू ए साइन के, अब यहां एक्स की वैल्यू 0 तो है नहीं, एक्स की जगह पर क्या है, एल है। तो कितना लिखा बेटा, साइन के एल। तो 0 अपॉन ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। साइन के एल बराबर कितना मिल जाएगा बेटा, 0। अब हम लोग जानते हैं साइन की वैल्यू 0 0 कब होती है बेटा, देखो साइन एन पाई जो होता है वो कितना होता है, हमेशा 0। यहां एन की जगह पर आप कुछ भी रख के देख लो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो देखो बेटा जब एन की जगह क्या रखेंगे, 0, तो कितना हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0। जब n की जगह आप 1 रखोगे तो साइन पाई अगेन 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 4 पाई और कुछ भी आप रख लो, तो साइन n पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमेशा 0 हो जाएगी। तो जब साइन n पाई की वैल्यू 0 है तो इस 0 की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूं, इस 0 की जगह पर मैं लिख सकता हूं साइन n पाई। देयरफॉर यहां छोटा सा लिख देता हूं कि भाई साइन n पाई बराबर कितना होगा, 0। हेंस 0 की जगह हमको मिल जाएगा साइन के एल बराबर साइन एन पाई। ठीक है, अब देखो दोनों एंगल को क्या कर लें बेटा, इक्वेट कर लें। तो अपने पास क्या मिल जाएगा, के एल इज इक्वल टू एन पाई, देयरफॉर के बराबर कितना मिल जाएगा, एन पाई बाई एल। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। अब अगर आप इक्वेशन 2 देखो, यहां पर इक्वेशन 2 बेटा है, ठीक है। इक्वेशन 2 में क्या है, 2m(en) अपॉन h कट स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो हमें k स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, तो k स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो क्या काम करेंगे, इक्वेट कर देंगे इस इक्वेशन से। तो हमने कहा इक्वेटिंग इक्वेशन, इक्वेटिंग, इसको मिटा दे रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है इक्वेटिंग कौन कौन सी इक्वेशन बेटा, 2 and 4। इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 4। तो देखो 2 की जगह पर कितना लिखा हुआ है,
2m अपॉन में h का टी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के स्क्वायर की जगह ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा l स्क्वायर। ठीक है, हेंस en बराबर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन में ये ऊपर चला से नीचे आ जाएगा, तो 2m और यहां पर कितना था, l स्क्वायर। दिस इज नोन एज आइगन एनर्जी। ठीक है, यानी जो एनर्जी की लेवल होगी वो किससे पता चलेगा बेटा, इस वाले से पता चल जाएगा हमको। अब यहाँ पर h कट क्या है, h कट जो होता है वो एक्चुअल में प्लॉन्क्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई होता है। तो h कट की वैल्यू कितनी होती है, h अपॉन 2 पाई। देयरफॉर h कट स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, h कट स्क्वायर बराबर h स्क्वायर अपॉन 2 का 4 और पाई का पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हेंस en इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 8ml स्क्वायर। दिस इज नोन एज आइगन एनर्जी। मान लो बेटा n की जगह पर 1 रख दिया, तो n की जगह पर 1 रख दिया तो कितना मिल जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं E1 की वैल्यू हमने मान लिया 1, तो E2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरीके से E3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, और E4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना हो गया, 4 - 1 इनका 3। इसी तरीके से बेटा 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमको क्या पता चल रहा है कि जो एनर्जी गैप है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब एनर्जी गैप इंक्रीज होता जा रहा है तो फर्दर इनके बीच में हम क्या काम कर सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एनर्जी का जो स्टेट होगा, देखो एनर्जी का स्टेट जो हो जाएगा बेटा, मान लो हमारे लिए ये क्या है, E1 है, ठीक है, जो कि हमने क्या मांगना था, 1 जूल सपोज कर लेते हैं, हालांकि वैल्यू बहुत कम आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो ये E1 की वैल्यू मान लिया 1 जूल, तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 4 जूल हो जाएगी। तो डिफरेंस कितना हो गया, जो इनमें डिफरेंस था उससे डिफरेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब E3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो जब 9 हुआ तो वैल्यू क्या कर जाएगा, और इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरीके से 16 वाला क्या कर जाएगा, और इंक्रीज कर जाएगा। तो जो हमारा एनर्जी गैप है दैट विल बी इंक्रीजेज। ठीक है, अब फर्दर हमारे लिए क्या एक टास्क था, नेक्स्ट टास्क जो था बेटा, आइगन एनर्जी के साथ साथ में हमको क्या फाइंड आउट करना था, आइगन फंक्शन फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इक्वेशन 3 देखिए, इक्वेशन 3 में क्या है, साई एक्स है। साई एक्स इज नोन एज आइगन फंक्शन, लेकिन उस साई एक्स में जो ए की वैल्यू है दैट इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है बेटा, वहां पर हमारे लिए अननोन है। तो हमने क्या कहा कि द नॉर्मलाइजेशन ऑफ एनी वेव फंक्शन, जो कि हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन में, तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ एनी वेव फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन में कैसे पढ़ा है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स के लिए था। यहां पर बाउंड्री रीजन बेटा कितना है, 0 से L। ठीक है, तो हमने कहा नॉर्मलाइजेशन ऑफ इक्वेशन 3 क्या चीज है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ इक्वेशन 3। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ इक्वेशन 3 क्या कंडीशन अप्लाई किया, 0 से लेकर L तक क्या हो जाएगा बेटा, साई स्टार एक्स, यानी कि रियल वैल्यू का कॉम्प्लेक्स वैल्यू इनटू साई एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। दैट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विल बी 100%, हेंस वी कैन से दैट इज 1। अब देखो अगर साई एक्स की वैल्यू बेटा क्या है, a प्लस आई बी है, तो साई स्टार एक्स क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लेक्स वैल्यू, यानी रियल वैल्यू का इमेजिनरी नंबर जो होगा बेटा वो माइनस में हो जाएगा। तो ये तो हमारे लिए रियल है, ये इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी आई किस में हो जाएगा, माइनस आई में। तो ये हो जाएगा a माइनस आई में। लेकिन अगर किसी फंक्शन में इमेजिनरी नंबर है ही नहीं तो उसके कॉम्प्लेक्स वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 3 साई एक्स बराबर कितना है बेटा, a साइन के एक्स है, कितना है, a साइन के एक्स है। तो साई स्टार एक्स भी कितना हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई रियल के अलावा इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, देयरफॉर ये भी कितना हो जाएगा, a साइन के एक्स। इन दोनों वैल्यू को उठाकर बेटा यहां पर रख दें तो साई स्टार एक्स और साई एक्स क्या हो गया, सेम हो गया, यानी उनका स्क्वायर हो जाएगा। तो a क्या है, कांस्टेंट है, तो इस इंटीग्रेशन से a क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। देयरफॉर ये हो जाएगा a स्क्वायर 0 से L साई स्टार एक्स साई एक्स, इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते हैं, किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने कहा ए स्क्वायर 0 टू एल, साइन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस 2 के एक्स डिवाइडेड बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये 1/2 कांस्टेंट है तो ये कितना हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x माइनस कॉस 2 x का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन 2 के x डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। और लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 से l। अब देखो यहां पर डायरेक्टली मैं वैल्यू रख देता हूं, जब हमने k की वैल्यू क्या रखा बेटा k इज इक्वल टू n पाई बाई l, क्या रख दिया k की जगह पर n पाई बाई l। तो देखो अपर लिमिट यह हो जाएगा l माइनस लोअर लिमिट साइन 2 k की जगह n पाई बाई l और x की जगह कितना हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं छोटा सा, देखो साइन k की जगह n पाई बाई l और अपर लिमिट में बेटा x की जगह कितना आ जाएगा l आ जाएगा, तो l इंटू एल कितना हो जाएगा साइन n पाई। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया है कि साइन n पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी जब अपर लिमिट अप्लाई किया तो l माइनस साइन की 0, फिर लोअर लिमिट अप्लाई किया बेटा तो लोअर लिमिट यहां पर भी 0 माइनस साइन 0 क्या हो जाएगा 0, यानी अपने पास सिर्फ क्या बचेगा x वाला फंक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं a स्क्वायर बाई 2, क्या कहा हमने a स्क्वायर बाई 2 इंटू ये हो जाएगा l इज इक्वल टू 1, तो ये इधर चला जाएगा बेटा तो 2 बाई एल हो जाएगा और उसका रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा a बराबर अंडर रूट 2 बाई एल। Therefore इक्वेशन 3 बिकम्स, तो क्या कहा बेटा हमने Therefore इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या हो जाएगा इक्वेशन 3, a की वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो a की वैल्यू जब हमने रखा तो साई एन एक्स बराबर, क्योंकि nth नंबर के लिए हम निकाल रहे हैं, a की जगह पर अंडर रूट 2 बाई एल और ये हो जाएगा साइन के एक्स, जहां पर k की वैल्यू कितनी है बेटा n पाई बाई एल, यहां पर k बराबर कितना है फ्रॉम इक्वेशन 2 से n पाई बाई एल। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइगन फंक्शन, दिस इज नोन एज, क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज आइगन फंक्शन। ठीक है, अब फर्दर आ जाते हैं बेटा, इस चीज को समझते हैं। जो हमारा पोटेंशियल वेल था, मान लेते हैं ये एक वॉल है, एक ये वॉल है बेटा, ये एक बार ऐसे गया तो इधर आ जाएगा, यानी कि हमारे लिए जो वैल्यू स्टार्ट हुई थी, देखो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे गया तो ये कहलाएगा साई 1x, यानी वैल्यू कहां से चली 0 से l। फर्दर क्या हो जाएगा, आप सपोज कर लीजिए किसी रूम में है तो एक वॉल हो गई, दूसरी वॉल हो जाएगी, तो उस वॉल पे बॉल टकराएगी, फिर बीच में गिरेगी और फिर इधर जाएगी, तो हो जाएगा कितना बेटा यहां पर कुछ इस तरीके से, ये साई 2x की वैल्यू। इसी तरीके से थर्ड वाला क्या हो जाएगा, यानी 0 l बाई 2 और ये हो जाएगा l। थर्ड वाला बेटा कितनी हो जाएगा, बीच में बॉल 2 बार टकराएगी, यानी यहां से सपोज कर लेते हैं, अगेन क्या हो गया, बॉल ऐसे चली, यहां आके गिरी, फिर ऊपर गई बेटा, फिर यहां आकर टकरा जाएगी, तो ये कितना कहलाएगा साई 3x, ये हो गया 0 l बाई 3, ये हो जाएगा 2l बाई 3 और ये हो जाएगा l। फर्दर बॉल कितनी बार टकराएगी बेटा, 3 बार टकराएगी एंड सो ऑन। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, आइगन फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, और ये हमारे लिए क्या कहलाता है, आइगन फंक्शन। तो हमें दो चीजें निकालना था, दैट इज द आइगन एनर्जी एज वेल एज क्या निकालना था, आइगन फंक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों चीजों को डिस्कस कर लिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।